दोस्तों नमस्कार। मैं सीए रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम एक ही वर्ड डिस्कस करेंगे, जो वर्ड है रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एसेट। दोस्तों ये वर्ड इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इस वर्ड की इंटरप्रिटेशन आपने सही से समझ ली तो जो डिपार्टमेंट ने आपको 148 के नोटिस दिए हैं 3 साल से ज्यादा के लिए, यानी कि जहां पे असेसमेंट ईयर से 3 साल से ज्यादा हो गए हैं और डिपार्टमेंट ने आपका केस 148 के अंदर खोल लिया है। दोस्तों इस वर्ड की इंटरप्रिटेशन अगर आपने समझ ली तो आप 90% नोटिस जो है डिपार्टमेंट के इनवैलिड हो जाएंगे और आप अपने रिप्लाई में चैलेंज कर सकते हैं कि आपने जो नोटिस दिया है वो सेक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। दोस्तों हम आप देखिए सेक्शन 149 के अंदर क्लोज ए है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट केवल इंफॉर्मेशन के ऊपर आपका केस खोल सकता है। वहां पे कोई विशेष डिपार्टमेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है। लेकिन जो 149 बी है जिसके अंदर 3 ईयर लैप्स हो चुके हैं, बस 10 साल तक आप, लेकिन उसके बावजूद भी 10 साल तक डिपार्टमेंट आपका केस खोल सकता है। उसके अंदर जो आपकी कंसल्ड इनकम है, कंसल्ड इनकम की वो इनकम जिसके ऊपर डिपार्टमेंट को आपने टैक्स पे नहीं किया है, अपनी रिटर्न के अंदर आपने शो नहीं किया है, वो इनकम डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे टैक्स करना चाहता है। लेकिन इसके अंदर वो इनकम आपकी रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ एसेट। मैंने उस वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है और इसी वर्ड को हम डिस्कस करेंगे आज। वैसे दोस्तों इस सेक्शन के अंदर फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर कुछ और एडिशन डिपार्टमेंट ने कर दिए हैं, यानी कि केवल इनकम रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एसेट के अलावा डिपार्टमेंट ने दो और नई क्लोजेज जोड़ दी हैं जो इस वर्ड की इंपोर्टेंस को कम करते हैं। लेकिन इस वर्ड की इंपोर्टेंस जो नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उनके लिए, और जो क्लॉज सेकंड और थर्ड में केस फॉल नहीं करते हैं उनके लिए आज भी है। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस वर्ड के मीनिंग से। दोस्तों रिप्रेजेंटेड अनडिस्क्लोज इनकम रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एसेट का मीनिंग क्या है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि इनकम इनकम जब भी हम कोई इनकम कमाते हैं वो इनकम हमारे पास हमेशा एसेट के फॉर्म में ही होती है। तो जब सारी ही इनकम एसेट के फॉर्म में होती है तो डिपार्टमेंट कौन सी एसेट की बात कर रहा है, कौन सी इनकम की बात कर रहा है। यानी कि डिपार्टमेंट मानता है कि कोई इनकम ऐसी भी है कि वो इन फॉर्म ऑफ एसेट नहीं होती। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारी कौन कौन सी इनकम होती है नॉर्मली। देखिए हमारी इनकम होती है, हमने कैश ट्रांजेक्शन कर लिया, हमने कैश में बिजनेस कर लिया। तो हमने कैश में बिजनेस किया तो उसका जो प्रॉफिट होगा कैश में होगा या स्टॉक के रूप में होगा या आपके पास डेटर के रूप में होगा। आपने बोगस परचेज कर ली तो बोगस परचेज करने के अंदर आपने बुक्स में से कैश विड्रॉल किया होगा, वो भी आपके पास इन्फॉर्म एसेट होगा। आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन की, कोई प्रॉपर्टी बेची, आपने प्रॉपर्टी बेची, आपने टैक्स नहीं दिया तो उससे जो पैसा आया वो बैंक के अंदर है तो वो भी इन फॉर्म ऑफ एसेट है। तो यानी कि सारी आपकी इनकम जब आप उस इनकम को अर्न करते हैं इन फॉर्म ऑफ एसेट होती है। तो दोस्तों फिर इस वर्ड का रेलिवेंस क्या है, क्या ये वर्ड इररेलिवेंट है? दोस्तों ऐसा नहीं है। आपकी जो इनकम है वो इन फॉर्म ऑफ एसेट उस टाइम पे तो होती है जब आप इसको अर्न करते हैं, लेकिन जब डिपार्टमेंट उसको टैक्स करना चाहता है या डिपार्टमेंट आपको 148 का नोटिस देना चाहता है तो उस टाइम पे देखा जाएगा कि क्या वो इनकम इन फॉर्म ऑफ एसेट है या नहीं है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इनकम इन फॉर्म ऑफ एसेट कब होती है और कब नहीं होती है। दोस्तों आपने कोई भी इनकम कमाई उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया तो वो इनकम जब डिपार्टमेंट आप पे टैक्स करना चाहता है उस दिन इन फॉर्म ऑफ एसेट भी हो सकती है और अदरवाइज भी हो सकती है। इन फॉर्म ऑफ एसेट कैसे हो सकती है कि आपने इनकम अर्न की, वो आपके पास कैश के रूप में अवेलेबल है, वो आपके बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में अवेलेबल है, आपने किसी को माल उधार बेचा हुआ है, आपके पास माल पड़ा हुआ है अनडिस्क्लोज इनकम से जो आपने खरीदा है, आपने अनडिस्क्लोज इनकम अर्न करके किसी को लोन एडवांस दे दिया, आपने अनडिस्क्लोज इनकम अर्न करी उससे कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद लिया, मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली। तो ये तो वो एसेट है जो अनडिस्क्लोज इनकम से आपने खरीद ली। लेकिन दोस्तों अगर आपने उस अनडिस्क्लोज इनकम को खर्च कर लिया, आपने अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर दिया, आपने फॉरेन टूर के ऊपर खर्च कर दिया, आपने बच्चों की मैरिज की, आपने फैमिली सेलिब्रेशंस के ऊपर खर्च कर दिया, आपने गैम्बलिंग की, आपने डोनेशन दे दी,
आपने लग्जरी लाइफ स्टाइल के ऊपर खर्च कर दिया। तो दोस्तों ये जो इनकम है ये आपकी इनकम तो है, लेकिन जिस दिन डिपार्टमेंट आपको 148 के लिए असेस करना चाहता है, नोटिस देना चाहता है, उस दिन ये आपके पास इन फॉर्म ऑफ एसेट नहीं है। तो दोस्तों मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी डिपार्टमेंट आपका केस खोलना चाहता है 148 के अंदर 3 साल से ज्यादा के लिए, यानी कि जहां पे असेसमेंट ईयर के एंड से 3 ईयर लैप्स हो चुके हैं, वहां पे डिपार्टमेंट जिस दिन नोटिस इशू करेगा उस दिन डिपार्टमेंट पर एविडेंस होने चाहिए कि आपने इनकम अर्न की, वो इनकम 50 लाख से ज्यादा है और वो इनकम उस दिन इन फॉर्म ऑफ एसेट है। यानी कि अगर वो इनकम आपने अर्न तो की लेकिन आपने उसे खर्च कर दिया, तो वो केस आपका नहीं खुल सकता है। दोस्तों अब ये जो वर्ड है, इसका ये जो इंटरप्रिटेशन मैं दे रहा हूं ये कहीं से सपोर्ट होना चाहिए। हम जब फाइनेंस एक्ट 2021 को पढ़ते हैं, जो इस सेक्शन को लेके आया था, जिनकी जिस एक्ट के अंदर इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट के अंदर, वहां पे इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। दोस्तों मैंने पूरा इनकम टैक्स देखा कि इस वर्ड की मुझे क्या इंटरप्रिटेशन मिल जाए। तो दोस्तों इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि मुझे एक इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आई थी 2016 के अंदर, सेम वर्डिंग मुझे वहां पे मिली जो मैंने हाईलाइट की हुई है। देखिए अगर आप उस स्कीम को समझेंगे तो आप यहां भी समझ जाएंगे कि इस वर्ड का मीनिंग वही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए दोस्तों मैंने जो पोर्शन हाईलाइट किया है वो कह रहा है ये स्कीम किसके ऊपर अप्लाई होगी, अनडिस्क्लोज इनकम वेदर इन फॉर्म ऑफ एसेट और अदरवाइज। यानी कि आपकी इनकम, जो मैं पहले आपको समझाया था कि आपकी इनकम जिस दिन आप अर्न करते हैं उस दिन तो एसेट के फॉर्म में होती है, लेकिन उसके बाद वो एसेट के फॉर्म में भी हो सकती है, अदरवाइज भी हो सकती है। देखिए यहाँ डिपार्टमेंट ने मान लिया कि इनकम अदरवाइज भी होती है। उसके बाद अब आप देखिए कह रहे हैं कि जो इनकम इन डिस्क्लोज अनडिस्क्लोज इन फॉर्म ऑफ एसेट है, उसकी हम वैल्यूएशन करेंगे जिस दिन से स्कीम एप्लीकेबल होगी। यानी कि डिपार्टमेंट भी इसी चीज को कह रहा है कि जिस दिन इस इनकम को हम टैक्स करना चाहते हैं, चाहे आप आईडीएस के अंदर उसको टैक्स करना चाहते थे पहले, या आज डिपार्टमेंट उसको नॉर्मल सेक्शन के अंदर टैक्स करना चाहता है, तो जिस दिन डिपार्टमेंट उसको टैक्स करना चाहता है उस एसेट की वैल्यूएशन की जाएगी। आगे आप देखिए मैंने यहाँ पे एक अगला पोर्शन हाईलाइट किया है कि जब ये एसेट आप बेचेंगे, यानी कि आपने ये इनकम इस स्कीम के अंदर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, इस स्कीम के लिए हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम इस वर्ड का मीनिंग समझ सकें, जबकि ये स्कीम तो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन इस स्कीम के अंदर आगे कहा गया है कि जो ये एसेट है जो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम से आपने बनाई थी या परचेज की थी, वो आप जब भविष्य में बेचेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो 1/6/2016 को हमने वैल्यूएशन इसकी कैलकुलेट की थी। यानी कि डिपार्टमेंट उस एसेट की बात कर रहा है जो उस दिन अवेलेबल थी। यानी कि आपके पास जितनी भी इनकम आप अर्न करते हो एसेट के फॉर्म में तो होती है जिस दिन आप उसको अर्न करते हैं, लेकिन जिस दिन डिपार्टमेंट उसको टैक्स करना चाहता है उस दिन वो एसेट के फॉर्म में है या नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि वेदर दिस इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स और अदरवाइज। दोस्तों आप अपने नोटिस को चेक कीजिए, क्या डिपार्टमेंट ने इसको कंपाइल किया है या डिपार्टमेंट ने अपने नोटिस के अंदर लिखा है कि आपके पास इनकम फॉर्म एसेट थी, क्या आपके पास वो अनडिस्क्लोज इनकम इन फॉर्म ऑफ एसेट है क्या उस दिन। अगर नहीं है तो दोस्तों अपने जवाब के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, नोटिस को ऑब्जेक्टिव कीजिए। दोस्तों इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाते रहिए। थैंक यू, सी रोहित।